गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पोरवाल। एंड जैसा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात की थी। उसके अलावा तो इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में बात की थी, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में बात कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम प्रोटॉन की खोज के बारे में। तो प्रोटॉन की खोज कैसे हुई उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, प्रोटॉन की खोज की किसने थी। हमको पता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अब वो कैसे की थी उसको देखना है। हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का अनिवार्य घटक है। हमको पता चला था कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, खोज के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु का क्या होता है, सबसे मेन घटक होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, बट ये हमको ये भी पता है कि परमाणु जो होता है वो टोटली उदासीन होता है। अतः यह आवश्यक है कि परमाणु में ऋण आवेशित युक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसको उदासीन करने के लिए धन आवेशित युक्त कण भी होने चाहिए। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमने पढ़ा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चलो ठीक है, हम कह रहे थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऐसा कैसे पता चलेगा, हम कह रहे हैं कि परमाणु तो उदासीन होता है, हम कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, यानी सारे नेगेटिव चार्ज आयंस पाए जाते हैं, है ना। यानी नेगेटिव चार्ज परमाणु में पाया जाता है। पर हम इसके अकॉर्डिंग ये भी कह रहे हैं कि परमाणु जो है, हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग परमाणु पे 0 चार्ज होता है, यानी परमाणु पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो फिर कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे यानी नेगेटिव चार्ज है, और परमाणु में क्या है, हम कह रहे हैं कि परमाणु तो उदासीन होता है, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब परमाणु में जितने नेगेटिव चार्ज हो उतने ही क्या हो, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो। हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, माइनस प्लस करके, है ना। तो यानी कि -8, और अगर -+8 है तो -8 +8 टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही थ्योरी है कि अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स है जितना मतलब नेगेटिव चार्ज है उतना ही कोई पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, यानी जितना ऋण आवेश है उतना धन आवेश भी होना चाहिए, है ना। तो वही धन आवेशित कण जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो होते हैं, अगर परमाणु क्या होता है, अगर क्या है परमाणु उदासीन है तो उसमें धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण दोनों होने चाहिए। तो वही बोला गया है, परमाणु के धन विद्युत कण भी होने चाहिए। गोल्डस्टीन ने सन 1886 में विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग कर यह दिखाया कि नलिका में एक दूसरे प्रकार की किरणें भी उपस्थित रहती है। अब क्या करा, जैसा कि पहले किसने की खोज की थी, ब्रूक ने किया था, कैथोड किरणों की प्रैक्टिकल कराया था। अब उसी का प्रैक्टिकल को गोल्डस्टीन ने क्या करा, 1886 में वही विसर्जन नलिका ली इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ये कैथोड दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, एक तरह से छेद दिखाई दे रहे हैं, तो छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। और क्या बोला इन्होंने, क्या दिखाया कि नलिका में एक दूसरे प्रकार की किरणें भी उपस्थित रहती है। हमने सबसे पहले कौन सी किरणें पढ़ी, कैथोड किरणें निकल रही थी, तो इन्होंने क्या दिखाया कि नलिका में वो किरणें तो है जो हमने पहले देखी, पर उसके अलावा भी नलिका में एक दूसरे प्रकार की भी किरणें उपस्थित होती है जो कैथोड किरणों के छेदों से पार निकल जाती है। अतः यह धन आवेशित युक्त होती है। और वो नलिकाएं की किरणें ऐसी है जो कैथोड किरणों के छेद जो हैं उसमें से क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है, ठीक है। यानी कुछ पहले तो क्या पढ़ा उन्होंने, पहले हमने पढ़ा था कि क्या हो रही थी, कैथोड किरणों से क्या हो रही थी, पार करके क्या हो रही थी, पार नहीं हो रही थी, जबकि क्या हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी। पर अभी क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, ये किरणें क्या कर रही है, इस कैथोड में जो छेद है, कैथोड रे जो है उसमें छेद है, उसमें से क्या हो रही है, इस तरह से पार हो रही है। ये दिख रही है आपको यहाँ पर, है ना। तो ये किससे, ये जो कैथोड जो है उससे से क्या हो रही है, पार हो जा रही है, छेदों को पार करके निकल जाती है तथा धन आवेशित युक्त होती है। और ये जो किरणें होती है वो कौन सी होती है, धन आवेशित होती है, क्योंकि वो क्या निकल किधर से रही है, ये किरणें जा किधर से रही है, इधर से किधर जा रही है, उधर की ओर जा रही है। यानी एक तरह से जो एनोड है वो हमारा जो पॉजिटिव है उधर से किस तरह जा रही है, कैथोड जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उस ओर जा रही है। तो इस तरह से क्या हो रही है, धन आवेश से ऋण आवेशित की ओर जा रही है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये जो किरणें होती है, जो धन आवेश होगा हमेशा किससे अट्रैक्ट होगा, उसके अपोजिट चार्ज से, तो धन आवेश हमेशा ऋण आवेश से अट्रैक्ट होगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं, जो ये किरणें हैं वो कौन सी है, धन आवेशित किरणें। अब धन आवेशित किरणें होती इन धन किरणों को ही अथवा एनोड किरणें
तथा केनाल किरणें कहा जाता है। इन किरणों को क्या कहा गया? धन किरणें, एनोड किरणें और केनाल किरणें, तीनों इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे निकली है? धन प्लेट से निकली है। जा किधर रही है? ऋण प्लेट की ओर, इसलिए इन्हें धन आवेशित कहा जाएगा। और इन धन आवेशित किरणों को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कैथोड किरणें का हमने एक प्रैक्टिकल करा था उसमें क्या करा इन्होंने? एक क्या निकाला है? कैथोड किरणें, किससे? छिद्रयुक्त कैथोड किरणें निकाल कैथोड रख दिया। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ किरणें ऐसी भी है जो एनोड से कैथोड की ओर जा रही है, और इस तरह से छिद्रयुक्त कैथोड रखने पर भी क्या हो रहा है? वो उनको पार करके भी निकल जा रही है ना, वो छिद्र में से पार करके निकल जा रही है। और किधर जा रही है? नेगेटिव प्लेट की ओर जा रही है, जिससे हमको पता चला कि जो किरणें हैं ये कौन सी है? धन चार्ज है, यानी धन आवेशित है। इस तरह से क्या पता चला कि ये किरणें धन आवेशित होती है। इनको एनोड किरणें, केनाल किरणें या धन किरण भी कह सकते हैं। तो इस तरह से किसकी? प्रोटॉन की भी खोज हुई। उसके बाद प्रोटॉन के बाद हम पढ़ने न्यूट्रॉन के बाद में न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु की उदासीन प्रकृति को प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की खोज के यथावत बनाए रखा। अब हमको पता चल गया कि परमाणु में प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो एक तरह से परमाणु क्या हो गया? परमाणु तो हमारा हो गया कि हाँ, परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इतना तो हो गया। अतः परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज अनेक वर्षों बाद 1932 में चैडविक ने की। क्या हो? अभी तक तो काम चल रहा था हमारा कि हाँ, परमाणु उदासीन है। क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इतना तो चल रहा था, बट इसके बाद 1932 में जाके किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन्स की खोज हुई। किसने की न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक अंकल ने की। बेरियम का अल्फा कणों की बमबारी के दौरान चैडविक ने यह पाया कि एक नया कण उत्पन्न हुआ है जो उदासीन है। उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिकल किया है? जो बेरिलियम था उस पर क्या करा उन्होंने? अल्फा कण की बमबारी की, जिससे उनको पता चला कि इसमें कुछ ऐसे कण भी निकल रहे हैं जो क्या है? टोटली उदासीन है। और इन उदासीन कण को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। इन उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया। इसका भार प्रोटॉन के थोड़ा सा अधिक है ना। हमने पढ़ा था कि इसका भार जो होता है प्रोटॉन के लगभग बराबर और थोड़ा सा अधिक होता है। साधारण गणनाओं में इनके द्रव्यमान को इकाई माना जाता है। न्यूट्रॉन भी परमाणु का मूल कण होता है। अब क्या होता है? साधारण इकाइयों में क्या मानते हैं? इनका द्रव्यमान लगभग 1 के बराबर है। इस चीज़ को क्या मानता है? 1 ही माना जाता है। और ये भी क्या होता है? हमारा जो परमाणु होता है उसका मूल कण होता है। तो इस तरह से क्या हो गई? न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में जाके हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। पर यहाँ पर भी बाद में पता चला कि इसमें एक कण और होता है, जो कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। कब जाके पता चला? 1932 में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो दे रखा है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान अंक क्या होता है उसके बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया गया है कि हम जानते हैं कि परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक का द्रव्यमान इकाई माना जाता है। हम क्या मानते हैं? परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं? इकाई मानते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य, ना के बराबर माना जाता है। अतः परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। यानी क्या माना जाता है? किसी भी परमाणु है तो उसमें क्या माना जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान क्या माना जाता है? इकाई, यानी 1 मानते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो कैसा मानते हैं? नगण्य मानते हैं, यानी ना के बराबर मानते हैं। अतः परमाणु का द्रव्यमान किस पर डिपेंड करेगा? अगर हम कहते हैं कि कोई ये परमाणु है, यानी हाइड्रोजन है, वो मिलकर बना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, तो उसका जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं? नगण्य मान रहे हैं, यानी ना के बराबर मान रहे हैं। तो उसका द्रव्यमान जो रहेगा वो कहीं पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, है ना। तो इन पे ही डिपेंड करेगा। तो इन्हीं के बेसिस पर हम क्या निकालेंगे? अगर हम कहते हैं हमको हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पर निकाल सकते हैं। ये दोनों ही मूल कण परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों ही क्या पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसकी थ्योरी हम आगे बस नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वही होगा। ठीक है, तो ये कहाँ में पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तत्व का द्रव्यमान अंक कहलाता है। यानी हमको किसी भी तत्व का, यानी परमाणु का द्रव्यमान अंक निकालना हो
क्या निकालना है, द्रव्यमान अंक, यानी उसका द्रव्यमान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का सामूहिक रूप क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है, और इस द्रव्यमान को ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सामूहिक रूप होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियॉन कहलाएगा। तो इस तरह से हमको अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रोटॉन्स की और उसके न्यूट्रॉन्स की संख्या को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। यानी हम किसी का भी द्रव्यमान निकालना हो तो हमको प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन की संख्या का योग देखना होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान समझ में आया, सॉरी द्रव्यमान संख्या समझ में आई। जैसे कि हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जो हमारा सोडियम होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, यानी वही द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। तो 23 हम क्या कह सकते हैं कि वो 23 किससे आया है, उसकी जो प्रोटॉन्स की संख्या उसकी न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग होगा, जैसा कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों साथ में मिलकर क्या कहलाती है, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन क्या होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान होती है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हो गया। अब द्रव्यमान की बात जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है परमाणु संख्या की। वैसे हमको स्टार्ट परमाणु संख्या से करनी चाहिए थी, हमने परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में, जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। हमने अभी बहुत बात की थी एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सन 1913 में मोस्ले ने एक प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक में धन आवेश के परिणाम की गणना की। उसने विभिन्न तत्वों द्वारा उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति तथा तरंग की सहायता से यह गणना की कि मोस्ले के अनुसार परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब आप पहले ये बताओ कि इकाई धन आवेश से क्या मतलब है। अगर परमाणु में बोला है कि धन आवेशों की संख्या बोल रहा है, तो धन आवेश कौन होते हैं परमाणु में, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। यानी मोस्ले ने सीधे ये कहा कि किसी भी परमाणु में उपस्थित उसके प्रोटॉन्स की संख्या उस तत्व की क्या कहला सकती है, परमाणु संख्या कहला सकती है। ठीक है, तो यानी किसी तत्व में कितने प्रोटॉन्स है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, हम सोडियम की बात कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ था Na23 और 11। तो 11 जो होता है उसका क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। यानी उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना। ये जो P है, ये जो 11 है वो क्या बता रहा है, उसकी परमाणु संख्या बता रहा है। और परमाणु संख्या किसी पर डिपेंड करती है, धन आवेशित कण पर। और धन आवेशित कण कौन है, हमारा प्रोटॉन है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, प्रोटॉन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो प्रोटॉन की डेफिनेशन समझ में, सॉरी परमाणु संख्या की डेफिनेशन समझ में आई। नाभिक के प्रोटॉन पाए जाते हैं तथा प्रोटॉन का इकाई धन आवेश होता है। वही मैंने आपको बताया कि नाभिक में क्या होते हैं, धन आवेश कौन होता है, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। अतः तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या पर डिपेंड करेगा। यानी आपसे कोई पूछता है कि परमाणु क्रमांक क्या है, अगर आपको पर्टिकुलर उस तत्व का क्या पता है, प्रोटॉन्स की संख्या पता है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु उदासीन होते हैं, अतः परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं। तो अब हमको ये भी पता है, हमने दो चीज़ें पढ़ी, जो हमारा परमाणु जो होता है, यानी जो हमारा एटम जो होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है उस पर चार्ज 0 होता है। यानी इसमें जितने प्रोटॉन्स आएंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो हम कहते हैं कि एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जब निकालते हैं तो हम क्या बात करते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या की बात करते हैं। तो जितनी प्रोटॉन्स की संख्या उतनी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी हो सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है, यहाँ तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या गिन लें हम, या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिन लें, वो उसकी क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या या परमाणु एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर प्रोटॉन्स की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी परमाणु में बराबर होती है। तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए हम या तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देख लें या उसके न्यूट्रॉन्स की,
प्रोटॉन्स की संख्या देख ले तो वो क्या हो जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है समस्थानिक के बारे में। पढ़ा ही हमने समस्थानिक की डेफिनेशन क्या होती है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं। एक लाइन और ऐड करेंगे हम इसमें, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न होते हैं किंतु उनका परमाणु क्रमांक समान होता है वो क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाते हैं। कैसे, तत्व के परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक से जाना जाता है। हम किसी भी तत्व को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर जानते हैं। तत्व के परमाणु क्रमांक क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चैप्टर नंबर 3 है हमारा। उसमें हमको पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़नी है, उसमें हमको एक्सप्लेन हो जाएगा। इससे पहले आपने 10th में पढ़ा हुआ है ये सारा। तत्व के परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक से जाना जाता है। अतः किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न द्रव्यमान अंक रखने वाले परमाणु समस्थानिक हुए। तो वही है कि किसी तत्व के परमाणु समस्थानिक का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हमने पढ़ा हुआ इनके बारे में। एक होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। तो होते तो तीनों हाइड्रोजन से रिलेटेड होते हैं, फिर अलग कैसे होते हैं, अलग इस तरह से होते हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो तो तीनों के सेम है, यानी तीनों क्या है, कहलाएगी तो तीनों हाइड्रोजन ही, पर ये क्या है, इनके जो परमाणु भार है यानी जिनका द्रव्यमान है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे हमारा प्रोटियम है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, एक ही होता है ना। द्रव्यमान क्या होता है, एक ही होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगा तीनों का। आप देख रहे हो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों में परमाणु क्रमांक क्या दे रखा है, एक ही दे रखा है। पर इसका द्रव्यमान अंक जो होता है, प्रोटियम का होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2 और ट्राइटियम का होता है 3। तो ये डिफरेंट होता है इनमें कि तीनों होते तो हाइड्रोजन ही है, पर ये तीनों क्या होते हैं, अलग अलग परमाणु भार रखते हैं, यानी द्रव्यमान अंक रखते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये तीनों अलग अलग होते हैं। और इन तीनों को क्या कह सकते हैं, समस्थानिक। क्यों, क्योंकि ये तीनों है तो हाइड्रोजन ही, बट क्या इनके परमाणु द्रव्यमान जो है यानी इनका द्रव्यमान अंक जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इतना समझ लिया हमने, तो हमको समझ में आ गया परमाणु क्या क्या पढ़ लिया हमने, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान अंक और समस्थानिक के बारे में। अब समस्थानिक को हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इनमें क्या होंगे तत्व, क्योंकि इनकी क्या है, परमाणु क्रमांक समान है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। फिर डिफरेंट कहाँ आ रहा है, इनके परमाणु द्रव्यमान अंक अलग अलग क्यों रहे, इनके न्यूट्रॉन के प्रेजेंट की वजह से। क्योंकि हमारा द्रव्यमान अंक किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, जबकि हमारा परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। इसलिए इन तीनों में क्या हो रहा है, इनका द्रव्यमान अंक अलग अलग होने की वजह क्या है, इनका न्यूट्रॉन का कम या ज़्यादा होना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है समभारिक। समभारिक क्या, अब नाम से समझ में आ रहा है, जिसका भार समान हो। भार किसका समान, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान होते हैं समभारिक कहलाता है। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान जो है यानी द्रव्यमान अंक जो है वो क्या है, बराबर हो, वो क्या कहलाएगा हमारा समभारिक। तत्व अलग अलग होने पर भी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं। तो हम ये कह लें कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं किंतु उनका परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, वो कौन सा होता है, समभारिक कहलाता है। अतः समभारिक के द्रव्यमान अंक समान परंतु परमाणु क्रमांक असमान होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा समभारिक कहलाता है। उदाहरण ले हमें, जैसे हमारे इसमें आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। जो इन तीनों के जो होते हैं, जो परमाणु भार होता है यानी द्रव्यमान जो होता है वो तीनों का क्या होता है, सेम होता है, पर इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। आर्गन 18, पोटेशियम 19 और जो कैल्शियम होता है उसका 20। ये क्या है, इनके परमाणु क्रमांक है, पर इनका जो परमाणु भार है वो क्या है, अलग अलग है ना। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये समभारिक कहलाएंगे, है ना। तो इस तरह से समभारिक की डेफिनेशन हो गई। तो इस तरह से हम इसके एक एग्जाम्पल भी देख लेते। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। इस तत्व का द्रव्यमान अंक कितना है, 27 है। ठीक है, तो अब इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक जो होता है
वो प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। तो हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे पहले यहीं से पता चल गई कि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। प्रोटॉन भी 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमाणु जो होता है उदासीन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो ये हो गए। अब बात है हमको द्रव्यमानक। अब द्रव्यमानक हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना हमारा द्रव्यमानक। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो द्रव्यमानक दिया है उसमें से प्रोटॉन्स की संख्या माइनस कर देंगे, तो किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इस तरह से डन। आगे आपको समझ में इतना पढ़ लिया हमने। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे परमाणु के मॉडल जितने भी थे वो, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।